फैसलाबाद के कारखाने में अचानक जोरदार धमाका। अचानक चंद ही सेकंड में सब कुछ मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कसूर किसका था? हादसे को दोबारा होने से कैसे रोका जाए? इन तमाम बातों पर, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे आज इस वीडियो में। मेरे साथ लास्ट तक रहिए, मैं आपको बताऊंगा कहानी के पीछे की कहानी। दोस्तों, इस फैसलाबाद के इस हौलनाक और दर्दनाक इंसिडेंट को बयान करने से पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक स्टोरी। मतलब ये कोई फर्जी कहानी नहीं है, एक रियलिटी पे बेस्ड कहानी है, हकीकत कहानी है, एक वाकया जो दुनिया में रोनुमा हुआ। बात करूंगा मैं पेनिसिल्वेनिया शहर की, जहाँ एक गुड्स ट्रेन यानी एक माल बरादर ट्रेन इंसानी गफलत की वजह से दंदनाती फिर रही थी, दौड़ती फिर रही थी, जो एक बगैर ड्राइवर की ट्रेन। और वो ट्रेन कोई आम माल बरादर ट्रेन नहीं, यानी कि उसके अंदर कोई सादा सामान नहीं था, कि उसके अंदर थे केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो एक्सप्लोजन कर सकते थे, ब्लास्ट कर सकते थे। यानी कि वो ट्रेन नहीं थी, चलता फिरता बम थी जो उस शहर के बीचों बीच दौड़ रही, जो अगर डिरेल हो जाती लाखों कीमती जाने जा सकती। मगर फिर क्या हुआ? फिर इंतजामिया हरकत में आती है, एक्शन लेती है। रेलवे इंतजामिया, पुलिस, सोशल सोसाइटी वाले, सेफ्टी कमेटी, वहाँ की आवाम सारे मिलकर मंसूबा बनाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट और जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेके उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं और अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाते हैं, बिना किसी हादसे के, बिना किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाए। वाकया इंटरनेट पर मौजूद है, आप सर्च कर सकते हैं। उन्होंने इस ट्रेन को न सिर्फ रोका बल्कि इंसानी जानों को जाया होने से बचाया। एक भी इंसान की उस हादसे में जान नहीं गई। आज मेरा दिल रो रहा है क्योंकि आज हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान के एक शहर फैसलाबाद में न सिर्फ उस ट्रेन को लाके शहर के बीचों बीच रख के ब्लास्ट कर दिया गया, जिससे 19 से 20 कीमती इंसानी जानें जाया हो गई। सवाल किससे पूछा जाएगा? किसकी गर्दन पर होगा उनका खून? कौन देगा जवाब? मैं आपको बताता हूँ कुछ टेक्निकल रीजन कि ये हादसा क्यों हुआ, क्यों इसे वक्त से पहले रोका नहीं गया, क्या इसे रोका जा सकता था? फैक्ट्री इंतजामिया मुसलसल वार्निंग साइंस को नजरअंदाज कर रही थी। इलाके के लोग चीख चीख के बता रहे हैं कि मुसलसल पिछले कई हफ्ते बल्कि कई महीने से इलाके में केमिकल्स की भूख फैली हुई थी। ये एक साइन था, ये एक विसल थी जो कुदरत आपको इशारा दे रही थी कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन फैक्ट्री इंतजामिया और तमाम मैनेजमेंट यानी महकमा तहफ़्फ़ुज़, EPA, हमारा लेबर डिपार्टमेंट और इसके अलावा हमारी ज़िला इंतजामिया, हमारे डिपार्टमेंट कहाँ थे उस दौरान? यानी कि महकमा तहफ़्फ़ुज़, EPA, लेबर डिपार्टमेंट जो फैक्ट्रीज को अक्सर विजिट करते रहते हैं, क्यों उनको मालूम नहीं हुआ? हमारी ज़िला इंतजामिया क्यों उनके कानों में जूं नहीं पड़ी? ये एक विसल थी, जो विसल बार बार बज रही थी। कुदरत हमें सिग्नल दे रही थी किसी बड़े हादसे का, लेकिन हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया और वो हादसा हो गया, जिसमें 19 से 20 लोग अपनी कीमती जानों से चले गए। कई लोग जिनके घर तबाह हो गए और आज भी उस इलाके में केमिकल और जहरीला धुआं जिससे इंसानी सेहत मुतासिर हो रही है। सो ये कोई हादसा नहीं था, ये इंडस्ट्रियल डिजास्टर था, जिसको आप इंसिडेंट या हादसा कहकर अपनी कोताही और इंसानी गफलत के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये इंसानी गफलत से ज्यादा इंसानी जुर्म था, यानी कि आंखें बंद कर लेना, जानबूझकर इस तरह की फैक्ट्रीज को रेजिडेंशियल इलाकों के बीच में अलाउ करना। किसने उसको अलाउ किया? कि अब फैक्ट्री का मालिक इतना सरूसरूप रखता था। इब्तिदाई बात से मालूम हुआ है कि वो एक केमिकल बनाने की फैक्ट्री थी, यानी कि वहाँ पे ग्लू बनता था। ग्लू बनाने के अंदर खतरनाक तरीन केमिकल्स, जो एक्सप्लोजन केमिकल होते हैं, तो इसमें जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं वो हाईली फ्लेमेबल होते हैं, यानी कि टोलियन और एसीटोन। इनके बुखारात एक जगह जमा होने के बाद जरा सी भी चिंगारी इनको जो है ना एक्सप्लोजन में तब्दील कर सकती है, एक बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। टेक्निकल माहिरीन बताते हैं कि बॉयलर कभी एक साथ नहीं फटता, उसके फटने से पहले कुछ विसल्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं जो पहले से नुमदार होने लग जाते हैं, यानी कि या तो वो केमिकल एक्सप्लोजन की वजह से फटता है जिस तरीके से मैंने आपको बताया, या उसके अलावा उसके अंदर एक सेफ्टी वॉल्स लगे होते हैं। सो बॉयलर फटने के पीछे इंसानी गफलत की एक तवील दास्तान होती है। हर बॉयलर के अंदर सेफ्टी वॉल्स होते हैं, जिस सेफ्टी वॉल्स सेफ्टी रिलीफ वॉल कहलाते हैं, SRVS। ये जब भी प्रेशर इसके ऊपर पड़ता है बॉयलर के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिक खुद ही खुल जाते हैं और इस प्रेशर को रिलीज कर देते हैं। अगर बॉयलर फटा है इसका मतलब ये है कि ये वॉल्स खराब थे या काम नहीं कर रहे थे, या इनको जानबूझ के ब्लॉक किया गया था या बाईपास किया गया था ताकि पैदावारी अमल को रुकावट ना आए। यानी इसके पीछे कोई ना कोई गफलत जरूर थी। दूसरा रीजन इसमें हो सकता है वाटर लेवल फेलियर, इसमें पानी की मिकदार कम हो जाए और आग बराबर जलती रहे, जिसकी वजह से धातें, जो भी इसका स्टील है जिससे ये बना हुआ होता है, लोहे की धात, वो मुसलसल आग जलने से कमजोर हो जाती है और कट ऑफ सिस्टम
नाकाम होने की वजह से भी ब्लास्ट का खतरा बना रहता है। तीसरी वजह इसकी केमिकल रिएक्शन होते हैं, क्योंकि इस तरह की फैक्ट्रीज चूंकि वैसे ही गैर कानूनी और रेजिडेंशियल इलाके में थी, तो इसका स्टोरेज एरिया और इसका केमिकल्स टैंक जो है अमूमन बॉयलर के आसपास ही होते हैं जगह की तंगी की वजह से। तो ये केमिकल्स जो हैं बॉयलर की गर्मी से हीट करने की वजह से रिएक्शन करते हैं, और इनका रिएक्शन जो है एक एक्सप्लोजन की शक्ल ले लेता है, और वो एक्सप्लोजन जो है वापस रिएक्ट करता है बॉयलर पर, तो उससे बॉयलर में भी ब्लास्ट होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि जो भी केमिकल्स स्टोरेज एरिया है उसको हमेशा बॉयलर से दूर रखा जाता है, ताकि किसी तरह का भी कोई केमिकल अगर रिएक्शन होता है बॉयलर पे उसका इफेक्ट ना पड़े। अगर हादसा हुआ है तो इसमें इंसानी गफलत लाजमी है कि उसके बगैर इस तरह का कोई हादसा नहीं हो सकता, और इस मशीन की इंस्पेक्शन जरूरी है। सालाना इसकी इंस्पेक्शन के लिए गवर्नमेंट से जो है लोग आते हैं, तो इसकी इंस्पेक्शन होती है, और जहाँ भी ये बॉयलर लगा होता है इसका एक सर्टिफिकेशन होता है जो दिया जाता है। इसके अलावा इसका एक ऑपरेटर होता है जो ट्रेंड ऑपरेटर होता है, जिसको खतरा की ट्रेनिंग होती है इस तरह के बॉयलर को चलाने की। तो अगर ये सब कुछ हुआ है, इसके पीछे कोई ना कोई इंसानी गफलत है, लापरवाही है, ये जानबूझ के इन सारे मामला को नजरअंदाज किया गया, जिस वजह से ये हादसा हुआ। सवाल किससे पूछा जाएगा, जिम्मेदार कौन है? इनिशियल बयान है कि ये शॉर्ट सर्किट था या एक सिलेंडर ब्लास्ट था, तो ये कवर अप बयान लगते हैं मुझे। इंसिडेंट नहीं कहूंगा क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर है, तो इसको फाइलों में दबाने की कोशिश ना की जाए। इसके पीछे जो लोग भी मुलविस हैं उनको कड़ी सजा दी जाए। ये हादसा तो हम नहीं रोक सके, लेकिन आने वाले हादसों को जरूर रोका जा सकता है। क्या पता कल जब मैं सो के उठूं तो मेरे आसपास कोई फैक्ट्री जिसे मैं रोज नजरअंदाज कर रहा हूँ, और वो कोई इस तरह का हादसा खुदा ना खास्ता उसमें रोनुमा हो जाए। बॉयलर के लिए कुछ एसओपीज होते हैं जिनको फॉलो करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले उनको रेजिडेंशियल इलाकों से दूर रखना चाहिए, और फैक्ट्री एरिया को इंडस्ट्री जोन में लेके जाना चाहिए, और उनको वहीं तक महदूद रखना चाहिए। दूसरी एक कमी जो हॉस्पिटल्स में देखने में आई कि हॉस्पिटल्स में बर्न्स यूनिट जो हैं वो बहुत ही कम तादाद में थे, और खास करके एक नॉर्मल जला हुआ इंसान और एक केमिकल बर्न, उसमें बहुत फर्क होता है, और उनके ट्रीटमेंट में भी फर्क होता है, क्योंकि केमिकल्स के लिए मखसूस एंटीडोट्स होते हैं जो उनको दिए जाते हैं, जिनसे उनको फौरी रिलीफ मिलता है और इंसान की जिंदगी को बचाया जा सकता है। सो ये थी कुछ रीजन जो मैंने एनालाइज किए, और मैंने चाहा कि मैं आपसे इस बारे में जरूर बात करूं, क्योंकि इसके पीछे जो है जो मेरा दिल दुख रहा है ना, तो वो 19 से 20 लोगों के लिए जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनमें इस तरह की फैक्ट्रीज में जो है चाइल्ड लेबर भी काम करती है, अंडर 18 लोग बच्चे काम करते हैं, क्योंकि जो फैक्ट्रीज जो हैं, जो कारखाने रेजिडेंशियल इलाकों के बीच में होते हैं ना, तो अक्सर उन इलाकों में जो है चाइल्ड लेबर जरूर इन्वॉल्व होती है। तो मेरे ख्याल से इस कत्ल का मुकदमा जो है हमारे फरसुदा और करप्ट निज़ाम के खिलाफ भी दर्ज होना चाहिए, जो निज़ाम सब कुछ होते हुए भी, पूरा कानून लॉ मौजूद होने के बावजूद उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता, और अपने थोड़े से फायदे के लिए इंसानी जिंदगी से खेल जाता है। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस सब के पीछे जो है हमारा फरसुदा निज़ाम और एक बेहिसी और एक करप्शन से भरा माशरा है? इंसानी जान की कीमत कारपोरेट मुनाफे से कहीं ज्यादा है। दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब लाजमी करें। ये यूट्यूब जो है ना एक फैमिली की तरह है मेरी, और आप मेरे फैमिली मेंबर हैं। तो मैं मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ जो मैं एनालाइज करूँ, जो मुझे जो है असर करती है, इफेक्ट करती है, मैं आप तक भी उस बात को पहुँचाऊँ। और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि बात दूर तक फैले और उन कानों तक पहुँचे जहाँ तक हम इस बात को पहुँचाना चाहते हैं। कुछ ना कुछ इस चीज़ के अंदर जो है ना बेहतरी ज़रूर आएगी इंशाल्लाह, ये मेरा मानना है। तो कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, आप भी अपनी तरफ से कोशिश करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ये चैनल आप लोग के लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए। तो दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं इस तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।